फाइन लगेगा, फाइन भरना ला कुछ भी। अरे ये मत छोड़ो दौड़। नाम मान दर यार, मान को मन नाम मान दर लिया नाम मान दर लिया मान को बल्कि न्यू कर लगे वगैरह मान डायलॉग बोल रहे बोला क्या ना मानने दे मान शांत हो जाओ। आज की मीटिंग जो होने जा रही है उसका विषय यह है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हाँ जी मास्टर जी बोलिए आप। देखो जी, हमारी समिति का नाम है ग्रामीण कायाकल्प और गांव के लगभग सभी नौजवान युवक इस समिति के सदस्य हैं। और ऐसी समिति मतलब देश के लगभग हर गांव में बनी हुई है। तो हम क्यों ना एक ऐसा काम करें कि हमारा गांव देश के सामने एक आदर्श गांव कहलाए। इसके लिए क्या करें? यदि हमारा गांव चुनाव का बहिष्कार करता है तो हो सकता है हमारा पड़ोसी गांव नीलवाड़, झाड़ोदा, हरणकूदना, मुंडगा, बकरवारा, निजामपुर ये भी बहिष्कार कर दें। और हो सकता है देश का प्रत्येक गांव इसका बहिष्कार कर दे और हम एक क्रांति की तरफ बढ़ चले। मान लिया देश के सारे गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, फिर भी क्या फर्क पड़ेगा? जिसको सरकार बनानी है वो तो बनाएगा, चाहे वोटिंग 60% हो या 10% हो, क्या फर्क पड़ता है? मान लो हम सभी एक समुद्री जहाज में सफ़र कर रहे हैं और जहाज के चालक दल ने शराब पी रखी है, नशे में डूबे हुए हैं और सभी इस बात के लिए झगड़ रहे हैं कि भाई जहाज को मैं चलाऊंगा और मैं चलाऊंगा। ऐसे में जहाज डूबे या बचे उनको कोई परवाह नहीं। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे? आपके ऊपर आ गया हाँ चलो जी बोल। ऐसे में उन सभी को एक तरफ हटा के जहाज को हम खुद चलाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तानी रूपी इस जहाज को ये वंशवादी लोग, ये भ्रष्ट नेता डुबोने पर तुले हैं और हमें ना सिर्फ इसे बचाना है बल्कि इसे पार भी लगाना है। इसलिए हमें अलग खड़ा होना होगा। यहाँ के किसान, मजदूर, बेरोजगारों को मिलकर एक नई पार्टी बनानी होगी। झंझट मोल ले रहे हो आप। तारीख फिक्स हो चुकी है 21/12/2012। फिर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मान साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस तारीख के बाद एक नया युग आने वाला है, अच्छे लोगों का युग, सच्चे लोगों का युग। और वो युग तभी आएगा जब एक आम आदमी लड़ाई शुरू करेगा और उस लड़ाई की शुरुआत हम अपने गांव से करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गांव से। मास्टर जी हम आपका विचार समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। हम यहाँ पर एक नाटक करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ लड़कों को फीमेल किरदार निभाने हैं। मास्टर जी वो लड़कियाँ घूम रही हैं, उनको बुला लो ना। मैं बुला के लाता हूँ। बैठ जा भाई, हम चले जाते हैं, हम ले जाते हैं। चलो उनको बुला लो। नमस्कार जी, हमारी यहाँ पर गांव के नौजवानों की मीटिंग चल रही है, तो हमें यहाँ कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाना है, हमें एक नाटक के लिए दिखाना है। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, कर देंगे यार। हाँ जरूर। आपका नाम? नीतू। जॉनी। चलो ठीक है, नाइस टू मीट यू। हाँ जरूर हेल्प करेंगे आप। तो जी ये है हमारे देश के नेता। ये तीनों संगठन देश में सरकार बनाना चाहते हैं। आइए देखिए इनका आधार क्या है। सबसे पहले आदरणीय महान नेताओं को मैं रोज अखबारों में आने वाली खबरें पढ़कर सुनाता हूँ। तो पहली खबर है, 40 किसान रोज आत्महत्या करते हैं।
हर छठा भारतीय रात को भूखा सोता है। जिस देश की 77% आबादी 20 रुपये रोज पर गुजारा करती हो, आर्थिक मंदी उसका क्या बिगाड़ देगी। ये है इस देश के हालात। मतलब 77% आदमी गरीबी में जी रहे हैं। कौन है हमारी बर्बादी का जिम्मेदार? क्या कोई नेता बताएगा? हमारा तो नंबर ही नहीं आया। हमारा एक बार नंबर आया था, उनसे अच्छी परवरिश दी थी हमने। तो आप कुछ कहेंगे? मेरे बेटे का कारवा चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक नेता के लिए देश का हर बच्चा अपना बच्चा लगना चाहिए। महान नेता अपने ही बच्चों के लिए रास्ते तैयार नहीं करते। कुछ महान नेता और आपकी परंपरा जिम्मेदार है इस देश की बर्बादी की। चंद परिवारों का राज रहे इस देश में, ये हमें मंजूर नहीं। देखा साथियों, हमारे महान नेता चाहते हैं कि अब ये देश इनके बच्चों के मुंह की तरफ देखे। खैर छोड़ो, आइए मिलते हैं कुछ वेटिंग पीएम से। ये है प्रधानमंत्री पद के दावेदार। ये श्रीमान जी कहते हैं कि ये 25 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकते थे। इनको ये नहीं पता कि 25 साल के कितने बेरोजगार युवक हर रोज आत्महत्या करते हैं। हर चुनाव में घोषणा करते हैं गरीबी दूर करने की, बेरोजगारी दूर करने की, लेकिन देश में अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। 60 साल की आज़ादी में 50 साल इन्होंने ही देश को संभाला है। चाइना हमारे से बाद में खड़ा हुआ था, लेकिन आज कहाँ है और हम कहाँ हैं। दूसरे वर्ल्ड वार में जर्मनी और जापान बर्बाद हो गए थे, लेकिन उनको देखो और आज हम अपने आप को देखें। तो श्रीमान जी आप कुछ कहेंगे? पीछे रहने का ये कारण है, 100 में से 95 पैसे खाए जाते हैं। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी? ये कौन खा रहा है? अरे रुक जा मेरे गुरु। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी? देश के मालिक आप और अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि 95 पैसे खाए जाते हैं। यदि आपको ये नहीं पता कि 95 पैसे कौन खा रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं। और आपको ये पता है कि तो आपसे बड़ा धोखेबाज। ये कौन खा रहा है? आपके आदमी, ये गांधीवादी आप ही हैं जो इनका पोषण कर रहे हैं। तभी तो आपको आसानी से गद्दी मिल रही है। ये 95 पैसे खाने वाले लोग आपको गद्दी पर बिठाएंगे और देश को लूटते रहेंगे। आप मैं गलत साबित कर रहे हो। व्यक्तिगत तौर पर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। महात्मा गांधी भी बहुत अच्छे इंसान थे। उनका फ़ायदा भी तमाम बुरे लोगों को हुआ और आपसे भी तमाम बुरे लोगों को फ़ायदा हुआ। आप हमसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि संसद भवन में किसानों के, मजदूरों के बच्चे आए, अमीरों के और नेताओं के बच्चे ना बैठे। किसान के बच्चे खेत में अच्छे लगते हैं, संसद भवन में सब्जियां उगाओगे, हल चलाओगे? हल तो हम तुम्हारी छाती पर भी चला देंगे। देखा आपने, इन बुरे लोगों का पोषण कर रहे हो आप। मैं इनको समझा दूँ। बहुत हो गया बड़े भाई, अब ये खेल बंद हो जाना चाहिए। यहाँ राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र आकर रहेगा। पैकअप कर लो। से मिलते हैं। इनका आधार है तिलक, तराजू और तलवार। इनको मारो जूते 4। तो मैडम, ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हम तो सारे समाजों को इकट्ठा करना चाहते हैं। मैडम, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। आप प्रधानमंत्री बन गई तो इस ताकत को पचा लेंगी? क्यों नहीं, बिल्कुल पचा लूंगी। ऐसा लगता तो नहीं है। आपको कहा ना, बिल्कुल पचा लूंगी। ठीक है मैडम, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। सोनू, तुम्हें मंदिर चाहिए या रोजगार? रोजगार। आदिल, तुम्हें मस्जिद चाहिए या रोजगार? रोजगार। आम आदमी मंदिर मस्जिद के लिए नहीं झगड़ रहा है, उसे रोजगार चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब गरीब होता है, भूखा होता है, तभी वो अपराध करता है, चोरी करता है, आतंकवादी बनता है। अगर सबके पास रोजगार हो जाए तो ये सारे झगड़े फसाद खत्म हो जाए। आपने 6 साल शासन किया, आपकी उपलब्धियाँ भी रही है, लेकिन हिंदू और मंदिर ये आधार तो गलत है ना जी। हमारे मन में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, और अगर ऐसा होता तो हमारी पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं होते। यदि खुद को हिंदू कहने पर हम सांप्रदायिक हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। क्या ये सांप्रदायिकता नहीं है कि हर नेता अपने ही बच्चों को नेता बनाना जा रहा है? हमारी पार्टी में किसी तरह का परिवारवाद नहीं है। हम अपने बच्चों के विकास की नहीं, हम देश के विकास की सोचते हैं। हम बूढ़े नहीं, हम अनुभवी हैं। हम तो